हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो पहली वाली यूनिट थी वो फिनिश हो चुकी है एंड आपकी क्लास में हमने यूनिट 4 स्टार्ट की है और यूनिट 4 में आपको फासिज्म एंड नाज़िज्म पढ़ना है और उसके साथ जर्मनी, जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़नी है। ठीक है, सो मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसका जो पहला पार्ट है उसमें हम फासिज्म एंड नाज़िज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सिर्फ हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों को समझेंगे कि ये एक्चुअली में क्या थी, ये दोनों जो विचारधाराएं थी, दोनों आइडियोलॉजीज़ थी, ये दोनों उभरी क्यों थी, क्या रीज़न रहा था इनके उभरने का। तो सबसे पहले हम फासिज्म पढ़ेंगे। फासिज्म मतलब हमारी इटली का मुसोलिनी तो जो थे वो फांसीवाद चलाते थे। जो नाज़ीवाद तो बहुत लोगों को पता है कि हिटलर नाज़ीवाद के संस्थापक थे, उन्होंने ही, और फिर हिटलर ने क्या क्या किया था वो सब जानते हैं। तो सेम टू सेम मुसोलिनी भी हिटलर की तरह ही थे, बस उनका फांसीवाद था और उनका नाज़ीवाद था। तो फांसीवाद जो था वो इटली में चला था और मुसोलिनी ने उस टाइम जब स्टार्ट हुआ था तब ये बोला था कि इटली का विकास जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इटली को या तो विस्तार करना होगा या उसे मरना होगा। ठीक है, इनका भी मेन मकसद हिटलर जैसा ही था, अपने देश को उभारना। खैर वो तो अपने दुश्मनों को भी मारते थे, यहूदियों को कितना मारा है उन्होंने ये तो सब जानते हैं, सब बुक्स में लिखा हुआ है, सब जगह है। ठीक है, लेकिन मुसोलिनी ने ये वाली बात भूली, मतलब ये भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत कट्टर थे, और इन्होंने ये वाली बात बोली कि इटली को हमें एक नया जीवन देना है, या तो इसको बढ़ाना होगा या इसको बिल्कुल ख़त्म कर दो। ऐसा नहीं है कि आप इसको नॉर्मल ही रखकर आगे बढ़ा सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, सो हमारे बहुत सारे फ़िलासफ़र्स हैं, उनमें से कुछ फ़िलासफ़र्स हैं जैसे हमारे C.D. बर्न हैं। बर्न्स बोलते हैं कि इटली का फांसीवाद एक राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन है। इटली का फांसीवाद जो है, ये जो मुसोलिनी ने चलाया है, वो पॉलिटिक्स एंड सोशल एक मूवमेंट है जिसका पर्पस, जिसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को पुनर्गठन करना है, रिन्यू करना है, उसको दोबारा बनाना है। ठीक है, उसके अलावा विलियम नाम के एक और फिलोसोफर हैं, वो कहते हैं कि फांसीवाद एक औद्योगिक क्षेत्र में विकसित समाज के संघर्षों का समाधान करने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। मतलब वही वाली चीज़ जो इटली के लिए यहाँ पर मुसोलिनी ने बोली थी, वही सेम चीज़ बाकी सब भी बोल रहे हैं कि हाँ, पॉलिटिक्स एंड सोशली डेवलपमेंट के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए इटली को उभारना, इटली को बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोबारा से। ठीक है, सेबाइन नाम के एक और फिलोसोफर हैं, वो ये कहते हैं कि फांसीवाद विचारधारा बहुत उलझी हुई और अस्पष्ट है, इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपने जितने भी वर्ड, जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं, उसमें ये चीज़ को ध्यान से देखा है, समझा है कि किस तरीके से सब ने हमारे एक सोशल मूवमेंट को पॉलिटिक्स मूवमेंट में बदल दिया। ठीक है, आपने प्रीवियस ईयर्स में 30 ईयर वॉर पढ़ी थी प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिक्स की, उसमें भी देखा था कि कैसे वो सामाजिक आंदोलन पॉलिटिक्स में बदल गया था, या फिर वो रिलीजियस कैसे बन गया था और उससे मार कटाई कितनी ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, तो ये मुसोलिनी है, देखने में तो बहुत डरावने लग रहे हैं लेकिन है नहीं इतने, वो थोड़ा बैकग्राउंड की वजह से लग रहे हैं। सो अब फांसीवाद विचारधारा के उदय के कारण अब हम पढ़ते हैं कि फांसीवाद उभरा क्यों था। सबसे पहली बात, पहले विश्व युद्ध में इटली की पराजय बनाम स्थिति, उसकी हार और उसकी सिचुएशन क्या थी। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 और 18 तक हुई थी। इसमें इटली ने फ्रांस और इंग्लैंड के साथ दिया था और उसने इस चीज़ को भी मतलब सोच लिया था कि युद्ध तो हम ही जीतेंगे। तो उसे जो हमारी अलाइड पावर्स थी, मित्र राष्ट्र थे, उसके अंदर हिस्सा मिला था। तो इंग्लैंड ने लंदन के साथ जो थी एक ट्रीटी कर ली थी, गुप्त ट्रीटी कर ली थी, और उसके अगर हम देखें उसके अकॉर्डिंग तो इटली को बहुत से देशों, प्रदेशों और धन देने का वादा भी किया था। लेकिन उसके अलावा इटली को इस चीज़ की भी एक उम्मीद सी थी कि ऑस्ट्रिया के जो साम्राज्य थे वो सिर्फ उसको वो ही नहीं मिलेंगे बल्कि बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
है ना। तो अफ्रीका के कुछ ऐसे साम्राज्य मतलब छोटे छोटे प्रदेश थे जो उसे प्राप्त हो पाएंगे, जिनसे उसका जो साम्राज्य है इटली का वो बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब वो जो संधि हुई थी वो उस संधि से मुकर गए और यहाँ पर पराजय हो गई इटली की। ठीक है, नेक्स्ट है उदार लोकतंत्र की विफलता। उदारवादी लोकतंत्र की असफलता या विफलता एक ही बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, फेलियर ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब एक चीज़ आपको तो ये पता है कि उदारवादी क्या मांगते हैं, 3 चीज़ें, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू लाइफ। ठीक है, ये तीनों मांगते हैं। अगर हम हिंदी में बोलें तो जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये तीनों जब वो मांगते हैं तो वो ये कहते हैं कि इन तीनों को हम कुदरत ने, ऊपर वाले ने ऑटोमेटिकली इंसान को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं, तो आप छीनने वाले कोई भी नहीं होते हो। तो उदार लोकतंत्र की विफलता हो गई। अब वहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे तानाशाह था। ठीक है, तो अब वहाँ पे उदारवादी जो थे वो उभर ही नहीं पाए, वो अपने आप को दिखा ही नहीं पाए कि हाँ एक्चुअली में कोई है, हम लोग हैं। ठीक है, अब जब उदारवादी जो पूरा सिस्टम था जब वो नहीं बन पाया, जब वो उभर नहीं पाया, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे मिलती, तो डेमोक्रेसी नहीं मिल पाई। तो उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग उदारवादी जो थे अपनी डेमोक्रेसी वो नहीं ला पाए वहाँ पे, और लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई, जिसका एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है फासीवाद की विचारधारा का, कि उदारवाद उभर ही नहीं पाया, इसलिए फासीवाद विचारधारा ने अपना सब कुछ हैंडल करा। फिर है साम्यवादी विचारों का प्रसार। साम्यवाद से हमेशा से लोग एक ही चीज़ समझते हैं, और वो चीज़ जो आप समझ रहे हैं वही है। देखो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से इटली की जो इकोनॉमिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी हद तक ख़राब हो गई थी। 1912 के टाइम पे 1912 में जब इटली और टर्की का युद्ध हुआ था, तो उस टाइम पे युद्ध का इटली की इकोनॉमिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध शुरू था। ठीक है, अब आपकी अगर सिचुएशन ख़राब होगी और आप पेपर देने बैठोगे, आपको वॉमिट्स आ रही हैं, सब कुछ है, फ़ीवर हो रहा है, तो आप पेपर पे ध्यान ही नहीं लगा पाओगे, हो ही नहीं पाएगा, और फिर आपकी बैक लग जाएगी। तो वही सेम चीज़ इटली के साथ भी हुआ, इटली की बैक लग गई और साम्यवादी विचारों का प्रसार बढ़ गया। ठीक है, तो हुआ ये कि युद्ध बंद होने की वजह से सेना जो थी वो छट गई, अलग अलग हो गई, और इस वजह से बहुत सारे सैनिक और मज़दूर थे, बहुत सारे लोग थे वो बेरोज़गार हो गए, खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा, कुछ चीज़ नहीं बची। आर्थिक मंदी होना मायने रखता है स्टूडेंट, आर्थिक मंदी का मतलब भी जानते हैं ना आप लोग, मैंने बहुत बार बताया है आपको। ठीक है, तो जी यहाँ पर ये वाली चीज़ देखी गई कि जनता ने लेनिन और कार्ल मार्क्स के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया। क्यों किया? क्योंकि कार्ल मार्क्स तो भाई मतलबी वाले इंसान हैं, वो तो अपना अपना देखते हैं, तो वो ये कहते हैं कि अपना अपना देखो भाई। तो जब इकोनॉमिकल सिचुएशन ख़राब हो गई ना, तो फिर सब ने अपना अपना देखना शुरू कर दिया और उन्होंने उनको प्रोत्साहन भी दिया। इसके अलावा 1919 में इटली में वहाँ पर संसद में चुनाव हुए, और वहाँ पे साम्यवादी दल जो थे वो 25% तक जीत चुके थे, और इटली में साम्यवादी क्रांति भी हुई, जिससे किसान और मज़दूर जनता सभी जो थे बहुत ज़्यादा एक तरीके से ये भी थे कि हाँ ठीक है, होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिकल सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट है रूसी समाजवाद के विरोधमाई राष्ट्रवाद समाजवाद के विचार की लोकप्रियता। देखो जी, यहाँ पर जो बात बताई जा रही है इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि इटली की जो एक तरीके से सिचुएशंस थी वो साम्यवादी व्यवस्थाओं की स्थापना के बाद सेम टू सेम वैसी थी। ठीक है, मतलब वो उभर नहीं पा रही थी, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रही थी। तो मुसोलिनी ने 1919 के टाइम पर, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जस्ट नेक्स्ट ईयर ही ख़त्म होने के, फासीवाद दल की स्थापना कर दी। उन्होंने कहा कि भाई जब किसी से कुछ नहीं संभल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं किस दिन काम आऊँगा, तो उन्होंने फासीवाद दल की स्थापना कर दी, और यहाँ से हमारा फासीवाद जी स्टार्ट हो गए। ओके स्टूडेंट, अब ये है कि मैक्स बर्न ने फासीवाद विचारधारा को 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में, ये में है स्टूडेंट, एम लिख दिया है गलती से, ये में है। ठीक है, सामाजिक अबौधिकवाद, परंपरावाद और आदर्शवाद। सामाजिक के अंदर चार्ल्स डार्विन ने इसकी नेचर को बताया,
बताया कि किस तरीके से सोशली हमें डेवलप करना है। अबौधिकवादी में अबौधिकसिस्ट जो होते हैं बेसिकली ये प्लेटो है, नीत्शे हैं, सोरेल है, जेम्स विलियम है, शोपेनहावर है, ये सब इसमें बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। और ये जो विचारधारा है ना, ये लोग ये मानते हैं कि इंसान सोच समझकर अपने दिमाग के आधार पर ही काम करता है। वो ऐसा काम नहीं करता जिससे उसको अंधविश्वास हो, जिससे उसका नुकसान हो या जो भी हो। तो इन लोगों की सोच ये थी, कहते थे कि भाई इंसान सब कुछ जानबूझकर सोच समझकर सब चीज़ें करता है, चाहे वो अच्छा करे या बुरा करे। उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने तब ये बोला कि मुसोलिनी ठीक होता अगर वो सबके बारे में सोचता, सब कुछ करता तो, और अगर मुसोलिनी पे हमें विश्वास होता, क्योंकि लोगों ने सोच समझकर वोट दिए, सब कुछ करा, लेकिन फासीवाद बस जिसकी तानाशाह थी, जिसका हुकूमत था, वो आ गया। तो इन लोगों ने ये बोला कि हम लोगों ने सोच समझकर जानबूझकर वोट नहीं दिया है, ये खामखा खुद सामने आया है। परंपरावाद जो है, परंपरावाद तो बेसिकली ट्रेडिशनल है, वो पुराने चीज़ों को ही मानते हैं। उन लोगों को न्यू डेवलपमेंट्स करना, न्यू चीज़ों को लाना अच्छा नहीं लगता है। और आदर्शवादी जो होते हैं, आइडियलिस्ट होते हैं, ये बेसिकली आइडिया पे डिपेंड होते हैं। ये कहते हैं कि न्यू आइडिया से ही हमारा डेवलपमेंट होता है, तो बेहतर होगा कि आप लोग भी डेवलपमेंट उसी हिसाब से करें। ठीक है, ये था हमारा फासीवाद। अब आ जाइए नाजीवाद पे। नाजीवाद से पहले हम एडोल्फ हिटलर को पढ़ेंगे। देखो जी, एडोल्फ हिटलर जो थे वो तो आप सब जानते हैं कौन थे। हिटलर 1889 में ऑस्ट्रिया में हिटलर का जन्म हुआ था, और उस टाइम पे बहुत गरीबी थी, इनके घर में बहुत गरीबी थी। फिर उसके बाद जो था, जैसे तैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत में ही वो जो थे वो फ़ौजी में अपने आप को उन्होंने लिखवा दिया था कि मैं भर्ती होऊंगा। ठीक है, 1889 में वो पैदा हुए थे, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की स्टार्टिंग में उन्होंने फ़ौजी में अपना नाम लिखवाया था। फिर उसके बाद थोड़ा और टाइम आगे बढ़ता गया। 1919 में उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक छोटा सा समूह में पार्टिसिपेट किया था। फिर उसके बाद 1923 में हिटलर ने बवेरिया पे कब्ज़ा कर लिया था, और बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्ज़ा करने की भी प्लानिंग बना ली थी। फिर 1930 के टाइम स्टार्टिंग में जनता को बहुत बड़े पैमाने पर अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, आकर्षित किया। फिर 1929 में बैंक दिवालिये हो चुके थे, तो काम धंधे सब बंद हो गए थे, तो मज़दूर बेरोज़गार हो गए थे। तो उस टाइम पे नाज़ी प्रोपेगेंडा चला था, उसमें इन्होंने सबकी मदद करी थी, सब कुछ करा था, और उसी की हेल्प से जो था हिटलर और ज़्यादा फेमस हो पाया था। हिटलर एक बहुत ज़बरदस्त शख्स था, जो बहुत वक्त का पाबंद था, हर चीज़ का बहुत पाबंद था ये। और हिटलर को अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये मतलब जो इनका झंडा है, ठीक है, वो तो सब ने देख रखा है, सब जानते हैं। तो इन्होंने अपने इस झंडे को बहुत प्रायोरिटी दी है, बहुत आगे बढ़ाया है, बहुत बेरोज़गार और बहुत चीज़ों को सहायता दी है, हेल्प करी है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बुरे ही थे, मारते ही थे, ये बहुत अच्छे भी थे। अपनी कंट्री के लिए स्ट्रिक्ट थे, लेकिन काफ़ी अच्छे थे। अपनी कंट्री को उभारना चाहते थे, इसलिए सब पे जुल्म करते थे। खैर, ये मजाक था। सबको मतलब अब रूल्स बना दोगे तो जुल्म ही लगेंगे ना, तो वो रूल्स होते थे इनके, वो जुल्म नहीं होता था। ठीक है, ये थे हमारे एडोल्फ हिटलर। मतलब ये इतने से नहीं थे, काफ़ी बड़े थे, तो आप चाहो तो उनको और लिख सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब नाज़ीवाद का उदय कैसे हुआ? प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार गया था, ये आप सबको पता है। ठीक है, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगेन वो पावरफुल बनकर आया था, लेकिन फिर विघटन हो गया था, तो फिर बात ही ख़त्म हो गई थी। ठीक है, उस टाइम पे ये इतना पावरफुल नहीं था, इसके पास जो सबमरीन्स थी और सैनिक थे और वो सब थे, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो बहुत कम थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ये नॉर्मली यहाँ पर बात को रखा गया, तो इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार हो गई थी। अब मानजनक वर्साई की संधि, ट्रीटी ऑफ वर्साइल जो हुई थी स्टूडेंट, इसका तो सबको पता ही है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल के अंदर जो बात की गई थी, जो सब कुछ रखा गया था, उसमें जर्मनी का बहुत ज़्यादा एक तरीके से बेइज्जती कह सकते हैं हुई। तो एक दूसरा जो रीज़न माना जाता है वो हमारा ये भी माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बढ़ें तो आर्थिक संकट के अंदर क्या चीज़ रखी गई है। आर्थिक संकट के अंदर रखा गया कि राजनीतिक रेडिकल्स जो थे, जो उनके थॉट्स को 1923 में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस के रूप में देखा गया था। जर्मनी ने सबसे पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर किया था, और इन लोगों के पास जब कर्ज चुकाने का आगे वक्त नहीं मिला, इनको पैसे नहीं मिले, तो बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी हो गई, बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को झेलना पड़ा, देखना पड़ा। ठीक है, तो ये दूसरा, ये मतलब आगे का रीज़न माना जाता है आर्थिक संकट। बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई थी। बेरोज़गारी जैसे मैंने आपको बताया कि जब हिटलर ने अपनी पार्टी, वर्कर्स पार्टी में पार्टिसिपेट किया था, सदस्यता ली थी, तो उसके बाद बेरोज़गारी और सब कुछ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हिटलर ने जब कब्ज़ा किया था बेरोविलन में, तो तभी बेरोज़गारी और ये सब कुछ बहुत बढ़ गया था। तो वही वाली चीज़ों के लिए बेरोज़गारी यहाँ पर रखा गया। तो बेरोज़गारी में हिटलर ने सबकी बहुत हेल्प करी है, ऐसी बात है नहीं करी है, सबकी बहुत हेल्प करी। उसने कोशिश करी कि जर्मनी को उभार सके। वेमर विधान की कमी, वेमर विधान की कमी देखो जी, यहाँ पर ये चीज़ है, वाइमर है ये, सॉरी वेमर नहीं है स्टूडेंट, वाइमर है। तो पॉलिटिकल लेवल पर वाइमर गणराज्य एक बहुत नाजुक दौर से गुज़र रहा था। वाइमर संविधान में कुछ कमियां थीं, जिसकी वजह से तानाशाह का वो शिकार हो गए थे। तो इनसे बहुत कमी जो थी वो एक बैलेंस के रूप में नहीं बन पा रही थी। ठीक है, तो जब तानाशाह एक जगह आ जाता है, तो तानाशाह का मतलब तो यही आता है ना कि उनका अपना खुद की हुकूमत, भाई जो भी करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस वाइमर विधान की कमी की वजह से, कि यहाँ पर संविधान में इन सब में कमी की वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और सब लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपका फासिज्म एंड नाज़िज्म कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम जर्मनी, जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर को पढ़ेंगे। होप सो कि आज की क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इन केस कोई भी डाउट हो या क्वेश्चन हो या सजेशंस हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।